नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. सिवाच साहब। सिवाच साहब, मेरे शो में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिवाच साहब, जैसा आप जानते हैं, अमेरिका से सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों भारत की यात्रा पर आए थे, कल पहुंचे थे। और 2 दिन की बातचीत उनकी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के साथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ हुई है। 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और जैसी उम्मीद थी, जो हमारी बातचीत हुई थी, बेका पर भी सिग्नेचर हुए हैं। ये कितना अहम है, खास तौर से जो बेका पर सिग्नेचर हुए हैं? देखो चौधरी साहब, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि अभी कोविड-19 की मारामारी है और देश में एक अभी जो भी समझौते हो रहे हैं वो वर्चुअल हो रहे हैं। मगर इसके बावजूद जो डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक पोम्पियो खुद चल के आए हैं और 48 घंटे के लिए भारत में रहेंगे और ये पैक्ट साइन किए हैं। ये दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में, 1 हफ्ते का टाइम रह गया, 3 तारीख को है। और इसके बावजूद इस समय में ये एक प्रकार से जो 5 एग्रीमेंट किए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो बेका का है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो साइन करने की अहमियत इसलिए दिखाता है कि अमेरिका के अंदर एक प्रकार बाई पार्टीजन एग्रीमेंट है भारत और यूएस के रिलेशन लेके। कांग्रेस के अंदर, जो सेनेट के अंदर, चाहे वो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट हैं, वो दोनों चाहते हैं भारत के साथ यूएस के संबंध बढ़ते जाएं। तो अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तब भी ठीक है, और जो बाइडेन अगर आ जाते हैं, अगर डेमोक्रेट पार्टी आ जाती है गवर्नमेंट में, तब भी ठीक है, क्योंकि भारत के प्रति जो की रिलेशनशिप है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आने वाले समय में जो 15-20 साल के अंदर भारत और अमेरिका के जो संबंध अच्छे हुए हैं और एक प्रकार के दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय बात है। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है मिलाप लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का। अभी आपने जो बेका की बात की, देखो भारत और अमेरिका के बीच में 4 जो फाउंडेशन एग्रीमेंट हुई हैं, और ये चौथी और लास्ट फाउंडेशन एग्रीमेंट थी। एक हमारा सबसे पहले हुआ 2002 में, जिसको बोलते हैं GSO-MIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। उसके तहत कि भारत और अमेरिका जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा और उसका इस्तेमाल करेगा अपने के लिए ही। फिर दूसरा हुआ 2016 के अंदर, जो लॉजिस्टिक लिमियो जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक एंगेजमेंट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और उसका मेन मुद्दा था कि भारत और अमेरिका की जो नेवी है वो एक दूसरे के पोर्ट फैसिलिटी भी यूज कर सकती हैं, उसके बाद वहां पर रिपेयर और मेंटेनेंस एंड रिकवरी फैसिलिटी भी कर सकती हैं। और उसी समय 2016 में भारत और चीन के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर भी बनाया। वो एक बड़ी काबिले तारीफ बात है, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ गया है। और उसके बाद 2018 में जब क्वाड की पहली मीटिंग हुई थी सितंबर 2018 में न्यू दिल्ली में, तो हमारा कोम कासा साइन हुआ, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, उस एग्रीमेंट। उससे क्या हुआ कि आपस में हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और दूसरा हम वो डाटा भी शेयर करेंगे जो एक प्रकार से कॉन्फिडेंशियल है। और इसकी जो चौथी कड़ी थी, जो 4th एग्रीमेंट इस फाउंडेशन पैक्ट का अब साइन हुआ है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके होने से सबसे फायदा क्या हुआ है, जो सेंसिटिव और इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जो कि आपकी सैटेलाइट के थ्रू है
या बाकी सेंसर्स के थ्रू है, जो वो किसी और को नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसके साइन करने से जो अमेरिका है वो भारत को ये इंफॉर्मेशन दे पाएगा। ये एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। इससे आने से भारत की काबिलियत बढ़ जाती है, भारत के जो वेपन सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और जो हमारा अभी तनाव बढ़ा हुआ है भारत और चीन का, उसके अंदर ये बहुत मदद करेगा। आपकी मिसाइल्स हैं, आपके रॉकेट्स हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत हो जाएगी। दूसरा, जो नेवी की शिप्स हैं चाइना की इंडियन ओशन में, उनका भी बिल्कुल आपको टारगेट बिल्कुल मिल जाएगा कि वो रियल टाइम में कहां पर हैं। तो एक प्रकार से ये जो चौथी एग्रीमेंट हुई है इस फाउंडेशन पैक्ट की, जिसको बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसके आने से भारत की काबिलियत बहुत बढ़ेगी। जियो स्पेशियल जो मैप्स है वो भी हम शेयर कर पाएंगे और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, और नेवी की जो शिप्स हैं और सबमरीन हैं चीन की इंडियन ओशन रीजन में, उनका भी हमें पिन पॉइंट पता लग जाएगा। तो ये जो ट्रीटीज हैं ये अमेरिका ने किसी और देश के साथ ज्यादा नहीं की है। ये एक बड़ी अहमियत की बात है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जनरल साहब, कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये भी कहना था कि जब कारगिल हुआ था तो अमेरिका ने जो भारत और अमेरिका के बीच में समझौते थे उसके तहत नेविगेशन की सूचनाएं एक तरीके से जाम कर दी थी। ये जो अब हुआ है साइन, हाँ, ये जो समझौता हुआ है, क्या युद्ध काल में भी भारत उन सूचनाओं का इस्तेमाल कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। देखो, जब भी किसी देश के बीच में समझौता नहीं है, आपके साथ ये टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, स्टेट ऑफ आर्ट है, क्योंकि दूसरा देश इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है, वो आपको वैसे नहीं देगा और आपसे शेयर नहीं करेगा। और क्योंकि उसको ये भी भरोसा नहीं कि आप उस इंफॉर्मेशन को आगे भी पास कर सकते हो। जब आपकी एग्रीमेंट साइन हो जाती है, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाते हो, तो ये दोनों तरफ पे एक प्रकार से आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जो भी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव जो हमें अमेरिका से मिलेगी, हम उसको किसी और कंट्री से शेयर नहीं करेंगे, और वो एक कॉस्टली अफेयर है। अमेरिका बहुत पैसा खर्च करता है इसके ऊपर, और ये एग्रीमेंट अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ही देता है। तो ये काबिले तारीफ है कि जिससे ये अभी हमारे समझौते हुए हैं, हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल पाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये आपने बोला 99 में जो भी इंफॉर्मेशन दी अमेरिका ने, वो बहुत कम थी और उसका इतना महत्व था। मगर अब जब ये एग्रीमेंट साइन हो गई है, तो अब आपके पास जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो पहले उसने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कभी हमसे शेयर नहीं की, वो अब करेगा। और इससे क्या होगा कि भारत की जो फौज की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारे वेपन सिस्टम की, और हम जो चीन को ट्रैक कर पाएंगे। क्योंकि देखो, लड़ाई तो भारत ने खुद लड़नी है, चीन के साथ होती है, मगर हमें अमेरिका बहुत सपोर्ट कर सकता है मिलिट्री इंटेलिजेंस में, सर्वेलेंस में, और आपके जो एक्यूरेसी में, और आपके जियो स्पेशियल मैप में आपकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता है। और अगर हमें ये मिलती है तो भारत की क्षमता और काबिलियत में काफी फर्क आता है। जनरल साहब, ये अमेरिका के दो महत्वपूर्ण मंत्रियों की भारत यात्रा ऐसे समय हुई है जब चीन के साथ हमारी तनातनी चल रही है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में क्या स्थितियां हैं ये भी आप जानते हैं, और दक्षिण चीन सागर में जितने भी जुड़े हुए देश हैं वो सब किस तरह से चीन से दुखी हैं। ऐसी स्थिति में जबकि क्वाड भी अपना आकार ले रहा है, जिसमें अमेरिका की फौज भी है, जापान की भी है, अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है, भारत तो है ही, और मालाबार एक्सरसाइज भी होने वाली है जिसमें इन चारों ही देशों की सेनाएं शामिल होने वाली हैं। तो ऐसे में क्या चीन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोई संकेत है? बिल्कुल डायरेक्ट है। और देखो, डायरेक्ट संकेत है चीन के ऊपर कि जो चीन ने एक्सपेनिज्म की जो विस्तारवादी जो गतिविधियां चीन कर रहा था, वो उसका टाइम खत्म हो गया है। और जो क्वाड है,
2007 में बना था, मगर वो फॉर्मलाइज नहीं हो पा रहा था। अब जी। चीन के अगेंस्ट ये चारों के चारों देश इकट्ठे हो गए हैं। ये अमेरिका भी है, भारत भी है, और उसके अंदर जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया है, और एक प्रकार से ये फॉर्मलाइज होता जा रहा है। और इसके दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहता है कि इंडियन जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके अंदर रूल बेस्ड नेविगेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, और उसके बाद फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। तो ये जो चीज है ये बताई जा रही है चीन को बहुत अच्छी तरीके से। अभी तक ये एक इनफॉर्मल अलायंस था और खुल के नहीं आ रहे थे दो तीन देश। भारत भी हिचकिचा रहा था, ऑस्ट्रेलिया इसमें आ नहीं रहा था, जापान भी कोई खास नहीं आना चाहता था, क्योंकि सब चीन से डरते थे। मगर अभी क्या हुआ है, ये जो गठबंधन है ये इकट्ठा आ गया है। अब उन्होंने बोला कि चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम, और इसके अगेंस्ट ये चारों मिलके आ गए हैं। और मैं तो कहता हूं आने वाले समय में ये धीरे धीरे फॉर्मलाइज भी होगा और मिलिट्री अलायंस भी बनेगा, और तब चीन को बहुत खतरा होगा। और चीन को इस बात की पता है, चीन इसको निगेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मगर जिस प्रकार से अभी ये चारों देशों की नेवी भी एक्सरसाइज करने लगी हैं मालाबार की, देखो इस बार ऑस्ट्रेलिया को भारत ने इनवाइट किया और उसने मान भी लिया, तो ऑस्ट्रेलिया खुल के आ गया, नहीं तो डरता था पहले कहीं ना कहीं चीन से। जापान भी थोड़ा हिचकिचाता था, और भारत भी कहीं डायरेक्टली चीन का नाम नहीं देता था। मगर अब ये चारों देश आगे हैं और ये एक्सरसाइज करेंगे। ये एक सीधा एक प्रकार से आपको चीन के ऊपर संदेश है कि ये जो विस्तारवादी गतिविधियां आपकी नहीं चलेंगी, और ये चारों कंट्रियां आपको थ्रेटन करेंगी इंडियन पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक में। और मुझे लगता है ये जो है धीरे धीरे इसको फॉर्मलाइज हो रहा है जो क्वाड, और आने वाले समय में ये एक मिलिट्री अलायंस की तरफ बढ़ रहा है। जनरल साहब, चीन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से न केवल अमेरिका, दुनिया के बहुत सारे देश चीन से काफी नाराज हैं। और जो चीन की, जैसा आपने कहा, विस्तारवादी नीति है, सामंतवादी नीति है कि जो भी पड़ोसी देश हैं उनको दबाया जाए, उनकी सरहदों का अतिक्रमण किया जाए, उनको तरह तरह से उलझा करके रखा जाए, परेशान किया जाए, उनके विकास के कदमों को किसी तरीके से रोका जाए। ये सारी जो हरकतें रही हैं चीन की, उसकी वजह से भी अमेरिका के साथ बाकी देशों को आने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो लोग थोड़ा बहुत हिचकिचा भी रहे थे, अब वो भी खुल करके चीन की आक्रामक नीति की वजह से इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले कुछ देश चीन से डरते भी थे और वो ओपनली कोई नहीं आ रहा था, और अब मेरे को लगता है पूरे के पूरे देश इकट्ठे होंगे, स्पेशली डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड इकट्ठी होगी। देखो साउथ चाइना सी के अंदर 9 डैश लाइन बना के उसने पूरी की पूरी अपना इकोनॉमिक एरिया चेंज कर दिया इसके अंदर साउथ चाइना सी में। इसकी प्रॉब्लम पड़ी इंडोनेशिया से भी, वियतनाम से भी, मलेशिया से भी, लाओस में। और जो एशिया आपका ईस्ट पैसिफिक है, जहां पर ईस्ट चाइना सी, उसमें इसकी प्रॉब्लम पड़ेगी जापान के साथ, सेनकाकू आइलैंड के साथ, और कहीं ना कहीं ताइवान के साथ ये अभी जोरों से और हड़पने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आपका जो एशियन कंट्री है वो भी ज्यादा खुश नहीं है, जो पहले इसके साथ थी वो भी अभी दूर हो गई हैं। और जिस प्रकार से हांगकांग के अंदर ये जो न्यू सिक्योरिटी लॉ लाया है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। फिर उसके बाद जो इसने ह्यूमन राइट वायलेशन सिंगजांग में कर रहा है, तिब्बत के अंदर कर रहा है, और जो इसने भारत के साथ किया है लद्दाख के अंदर, कि जब पूरा का पूरा संसार कोविड-19 के अंदर एक बार मारामारी में था, इकोनॉमिक मेल्टडाउन था, सभी लोग परेशान थे, और चीन जो है भारत के इलाके में आ गया है, घुस गया था, वो अलग बात है। भारत ने उसकी आंखों में आके देख के और उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, मगर चीन ने कार्रवाई तो की। इस ऐसे समय में जब सारा संसार कोविड-19 में लगा है और चीन विस्तारवादी की तरफ लगा हुआ है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, उसके बाद आप देखो ताइवान के साथ, हांगकांग के साथ, और एशियन कंट्रीज में परेशान है, और भारत के साथ उसने लद्दाख में। क्या तो एक बात माननी पड़ेगी, अभी ये सारी कंट्रियां आ गई हैं। जो देश हिचकिचाती थी, डरती थी चीन के, जो एक तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, एक उसके पास डीप पॉकेट्स हैं,
जिस प्रकार से वो डेब्ट ट्रैप में कर देता है या इकोनॉमिकली उनको डिपेंडेंट बना देता है, वो भी देश अभी धीरे धीरे चीन के अगेंस्ट बोलने लगे। तो एक समूह बन रहा है डेमोक्रेसीज का, ये जो चीन की जो विस्तारवादी गतिविधियों के अगेंस्ट। और अभी मुझे लगता है कि चीन ने गलती कर दी है, इतनी एक टाइम में इतनी जगह उसने फ्रंट खोल दिए हैं कि अभी चीन को यह समझ नहीं आ रहा, छोड़े तो मरे खाए तो मरे। और जनरल साहब, माइक पोम्पियो के बयान आज के देखें और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी बयान देखें, एस जयशंकर साहब के भी बयान देखें, तो उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है, समझ और सहयोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास की बात हो, शांति, सुरक्षा, कोरोना बीमारी से साथ साथ लड़ने की, यहाँ तक कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर भी दिए हैं, वैक्सीन का भी विकास करने की बात हुई है। और अगर ओवरऑल देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो समझबूझ है, जो दोस्ती है, वो अब धीरे धीरे रंग ला रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने चौधरी साहब। जो केमिस्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में, इसका इम्पैक्ट तो बहुत हुआ है। देखो, वैसे तो 2002 से भारत और अमेरिका के रिलेशन इंप्रूव होते जाने, मगर ये जो 5-6 साल में हुआ है, ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा अपस्विंग हुआ है, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और मोदी की जो केमिस्ट्री बनी है उससे काफी फर्क पड़ा है। और ये बढ़ते हुए रिलेशन है, ये रिलेशन जो है इकोनॉमिक भी है, ये आपके डिफेंस के भी हैं, ट्रेड के भी हैं, और कहीं ना कहीं आप जैसे बताते कोविड-19 के लिए भी दोनों देश मिले हुए हैं दवाई बनाने के लिए। और एक प्रकार से इसका काम है पीस, सिक्योरिटी और एक प्रकार ट्रांसपेरेंसी लाना इंडो पैसिफिक में। ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा जा रहा है। देखो, इसमें 2-3 बातें हैं। जो माइक पोम्पियो है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मार्क एस्पर हैं जो डिफेंस सेक्रेटरी, वो खुल के आए हैं चीन के अगेंस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बताया जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वो किसी का दोस्त नहीं और वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। भारत के जो हैं, चाहे हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, या राजनाथ सिंह जो हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहीं ओपनली चीन का इतना नाम नहीं लिया। उसकी वजह है कि हमारे पास चीन के साथ करीब 4000 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है जो डिमार्केटेड नहीं है, हम पड़ोसी हैं। तो हम अपनी जो भी कार्रवाई करेंगे वो एक मेजर्ड करेंगे, सोच विचार करके करेंगे, क्योंकि जो लड़ाई भारत और अगर चीन के साथ होती है, वो लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। उसकी हमें सहायता मिल सकती है अमेरिका से, मगर वो लड़ाई हम नहीं चाहते कि हमारे रिलेशन इतने खराब हो कि वो वापिस ना आ पाए। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने बोला है, वो बड़ा सोच समझ के बोला। मगर जब बात आती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, तो भारत खुल के आता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये भी बताएगा कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में है और हम इसको बिल्कुल नेगेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, आज अमेरिका भारत के जो पक्ष है उसको मान रहा है, क्योंकि किसी टाइम में वो नहीं मानता था। वो अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे थे, इसलिए जब हम बोलते थे कि पाकिस्तान लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद भेज के टेररिस्ट और टेररिज्म करा रहा है, फैला रहा है हमारे कश्मीर में, तो इस बात को अमेरिका इतना सीरियसली नहीं लेता था, मगर अब बड़ा सीरियसली ले रहा है। तो एक बात तो बड़ी सच है कि अभी जो भारत और अमेरिका के संबंध बढ़ रहे हैं, वो है लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के बीच में। ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये एक प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाएंगे, इंटीग्रिटी लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है। और भारत आने वाले समय में रूस जो अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो मेरे को लगता है एक और नया रंग लाएगी आने वाले समय। जनरल साहब, संयुक्त राष्ट्र महासभा को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, तो उनके भाषण का इस बार ज्यादा जोर इस पर था कि यूएनएससी और यूएन में भी आमूल चूल बदलाव लाए जाने की जरूरत है। जब से संयुक्त राष्ट्र महासभा बनी है, जब से सुरक्षा परिषद बनी है, तब से वही 5 देश अस्थायी सदस्य बने हुए हैं।
हालात बहुत सारे बदल चुके हैं दुनिया में। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको आगे लाए जाने की जरूरत है, जिनके परामर्श लिए जाने की जरूरत है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बढ़ाए जाने की जरूरत है। और भारत सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन की दृष्टि से दुनिया का ऐसा देश है, इतना महत्वपूर्ण देश है, उसको अब तक अस्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है। तो माइक पोम्पियो ने ये बात आज फिर दोहराई है। हालांकि जब बराक ओबामा यहाँ आए थे, उन्होंने भी पार्लियामेंट में जब भाषण दिया था तो ये बात दोहराई थी, ये बात कही थी कि हम भारत की अस्थायी सदस्यता के पक्षधर हैं। लेकिन आज फिर ये बात माइक पोम्पियो ने दोहराई है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमें भारत को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अमेरिका का साथ बहुत जरूरी है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ करीब करीब 2/3 वर्ल्ड की डेमोक्रेसी खड़ी है, और इसमें कोई दो राय नहीं। जो 1945 के अंदर जब यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया था और यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ था, वो 5 मेंबर उस टाइम के लिए ठीक थे। मगर आज बदली हुई स्थिति है और आज एस्पिरेशंस हैं, और आप एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को कैसे छोड़ सकते हैं? आप कैसे जापान को छोड़ सकते हैं, कैसे जर्मनी को, कैसे साउथ अफ्रीका को, कैसे ब्राजील को? ये भारत ही नहीं, और भी 4-5 देश हैं। और इसका अभी अगर आपको चाहिए कि ये एक प्रकार इफेक्टिव बढ़े यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें बदलाव बहुत जरूरी है। और ये जरूरी है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये काफी नहीं है, और जो कंट्री जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अपने एरिया में, जो रीजनल पावर बन के आई है, उनको भी मिलाया जाए। और अमेरिका हमारे जो मेंबरशिप को परमानेंट बनाने के लिए बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशर डाल के कर सकता है। और ये एक सच्चाई है कि आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बदलाव चाहिए, अगर क्योंकि नहीं तो वो हर जगह फेल हो गया है। आज आप देखो, अजरबैजान और आर्मेनिया की युद्ध फैला हुआ है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर बदलाव की जरूरत है। वो अभी बिल्कुल डेड हो गया है, और उसमें बदलाव है कि उसको इलाज किया जाए और उसको इंक्लूसिव बनाया जाए। आज की तारीख में वो इंक्लूसिव नहीं। तो भारत का नजरिया है कि भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और भारत की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, तो भारत को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, और इसमें अमेरिका हमारा साथ दे रहा है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास साहब, आपने अच्छा, इतना समय निकाला। हाँ, मैं जी एक सर, और जी सर। बताना चाहूंगा जी। चौधरी साहब। देखो, भारत में रहने के बाद माइक पोम्पियो अभी जा रहे हैं आपके श्रीलंका भी, और उसके बाद जा रहे हैं मालदीव में भी, और इंडोनेशिया। ये जो तीनों कंट्री हैं, उसके जाने की वजह एक बहुत जरूरी है, ये हमें अपने दर्शकों को बतानी पड़ेगी कि बिल्कुल देखो, बिल्कुल। क्योंकि चीन जो है, जो अपना काउंटर करने के लिए अपनी मिलिट्री बेसिस बनाने की कोशिश करेगा इंडो पैसिफिक में, और कहीं ना कहीं ये तीनों ऐसे देश हैं जो इस तरफ उसका साथ दे सकते हैं। अभी आप देखो कि श्रीलंका में जो हमन टोटा है, वो उसने लीज पे ले लिया 99 साल, वहां पर अभी धीरे धीरे वो मिलिट्री बेस बना सकता है। तो कहीं ना कहीं, और अभी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं माइक पोम्पियो जाके ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से श्रीलंका बिल्कुल चीन के जुगड़ में ना आ जाए। इसी प्रकार मालदीव ने जो पुराने प्रधानमंत्री थे, वहां पर उन्होंने आइलैंड दे दिया है, जहां वो मिलिट्री बेसिस बढ़ा रहे हैं चाइना वाले। और इसी प्रकार जो एशियन कंट्री हैं, इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा देश है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो चीन का एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो भी वहां बेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पर जाने की वजह यही है कि किस प्रकार से चीन का जो है एक प्रकार से जो प्रभाव है, उसको काउंटर किया जाए इंडो पैसिफिक में, क्योंकि जो चीन है विस्तारवादी है, और वो एक प्रकार अपनी बेसिस बना रहा है। आपको पता है, म्यांमार में उसने कवाकपू में बना लिया है, बांग्लादेश के अंदर उसने चिटागोंग में बनाया है, हमन टोटा बनाया है उसने श्रीलंका के अंदर, मालदीव में बनाया है, जिबूटी में बनाया है, ग्वादार जो है आपका पाकिस्तान में बना लिया। इसके बाद कहीं ना कहीं वो चाबार में भी ईरान को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक प्रकार से जो चीन है विस्तारवादी है, और उसने मिलिट्री बेसिस बना दी इंडो पैसिफिक। इसीलिए अमेरिका के जो माइक पोम्पियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के बाद इन 3 देशों में भी जा रहे हैं।
ये यकीन करने कि किसी प्रकार से चीन का प्रभाव कम पड़े और इन देशों को एक प्रकार इंडिपेंडेंट बनाया जाए, सेल्फ रिलायंट बनाए और वो कहीं न चीन के डेब्ट ट्रैप में ना पड़े। यानी अमेरिका ने कमर कस ली है कि चीन का प्रभाव कम करना है और जो देश उसके चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं अलग अलग कारणों से, उनको सतर्क किया जाए, सजग किया जाए और मजबूत भी किया जाए। अगर आर्थिक तौर पर उनको मदद करनी पड़े तो वो भी की जाए। जनरल साहब, आप जुड़े और आपने इतना कीमती समय दिया है और हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से बताया है कि अमेरिका के 2 महत्वपूर्ण अतिथि जो हमारे यहाँ आए और जो 5 समझौतों पर सिग्नेचर हुए हैं, ये कितना सिग्निफिकेंट है। और ऐसे माहौल में, खास तौर से जब चीन की तरफ से लगातार दादागिरी की कोशिशें की जा रही हैं, तो इन दोनों ही महाअनुभवों का भारत का भी दौरा, श्रीलंका का, मालदीव का और इंडोनेशिया का दौरा भी कितना अहम साबित होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चौधरी साहब। जय हिंद।